देखो आज देखेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अभिवहन में रोकना। तो सेक्शन 50 देखते हैं, जो कल देख चुके थे लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट subject to the provision of this act. When the buyer of goods become insolvent, the unpaid seller who has parted with the possession of the goods has the right of stopping them in transit. That is so say, he may resume possession of goods as long as they are in the course of transit, and may retain them until payment or tender of the price. ठीक है, तो सेक्शन 50 देखते हैं। कि अभिवहन में रोकने का अधिकार मतलब बीच में जो ट्रांजिट मतलब जब सामान इधर से उधर भेजा जा रहा है विक्रेता द्वारा क्रेता को, तो उस समय उसको रोकने का अधिकार जो है वो दिया हुआ है सेक्शन 50 में। तो इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए यह है कि जब कि माल क्रेता दिवालिया हो जाए, तो कंडीशन रहेगी यहाँ पे कि माल जब दिवालिया हो जाए तब असंदत विक्रेता, और विक्रेता जो होना चाहिए वो असंदत होना चाहिए जिसने माल पर अपने कब्जे से अलग कर दिया है, माल को अभिवहन में रोक देने का अधिकार रखता है। अर्थात जब तक माल अभिवहन में रहे वह उस माल पर फिर कब्जा कर सकेगा और उसे तब तक प्रतिधारित रख सकेगा जब तक कि कीमत का संदाय या निवेदित न कर दिया जाए। तो ये जो सेक्शन है वो पहले ही कल भी देखे थे अपन। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। देखो सेक्शन 51 सबसेक्शन 1, goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to the carrier or other belly for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other belly। तो उस समय से जब विक्रेता के पास पारेषित किए जाने के प्रयोजन से माल वाहक को या अन्य उपनिहिति को परिदत्त किया जाता है, उस समय तक जब विक्रेता या उनका तन्निमित अभिकर्ता उसका परिधान ऐसे वाहक या अन्य उपनीति से ले लेता है, माल अभिवहन के अनुक्रम में समझा जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि ये जो कालावधि है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है वो बताया है कि इस बीच में जो विक्रेता माल क्रेता को भेजता है या उसके अभिकर्ता द्वारा दिया जाता है, तो जब तक परिधान नहीं किया जाता है तब तक वो माल जो है वो काहे में समझा जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन में, ट्रांजिट में समझा जाएगा ऐसे करें। ठीक है, क्रेता या उसका तन्निमित अभिकर्ता उस माल का परिधान उसके नियत गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पूर्व अभी प्राप्त कर लेता है तो अभिवहन का अंत हो जाता है। इफ द बायर और हिज एजेंट in that behalf obtain delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at an end। मतलब अगर सामान विक्रेता ने जो भेजा है, सेलर ने जो भेजा है, वो अगर बायर उस जगह पे पहुंच जहां जिस जगह पे पहुंचाया जाना है उस जगह से पहले अगर ले लेता है उस सामान उस सामान को अगर ले लेता है, तो यहाँ पे क्या समझा जाता है कि जो अभिवहन का अंत हो गया है, मतलब जो ट्रांजिट है वो खत्म हो गया है।
अगर क्रेता को सामान मिल जाए या उसके अभिकर्ता को सामान मिल जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखना कि if after the arrival of goods at the appointed destination the carrier or other bailee acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf and continues in possession of them as bailee for the buyer or his agent, the transit is at an end and it is immaterial that a further destination for the goods may have been indicated by the buyer. अब देखें कि यदि नियत गंतव्य स्थान पर माल के पहुंचने के पश्चात वाहक या अन्य उपनिहिती यह बात क्रेता से या उसके अभिक्रेता से अभी स्वीकृत कर ले कि वह माल को क्रेता या उसके अभिकर्ता की ओर से धारण किए हुए हैं और क्रेता या उसके अभिकर्ता की ओर से उपनिहिती के रूप में उस पर कब्जा बनाए रखे हैं, तो अभिवहन का अंत हो जाता है। और यह तत्वहीन है कि क्रेता द्वारा माल के लिए आगे का गंतव्य स्थान उपदर्शित किया गया था। तो यहाँ पे कंडीशन ये बताया हुआ है कि जब सेलर सामान भेजता है और उस जगह पे पहुंचने या किसी जगह पे अगर जो बायर है या उसका एजेंट ये एक्नॉलेज कर देते हैं कि सामान हमको मिल गया है, तो इस यहाँ पे ट्रांजिट जो है वो खत्म हो जाता है। और ये नहीं समझा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये बोला था कि ये सामान दूसरी जगह पे पहुंचा के ही देना था। तो ये वाली जो चीज है वो सब सेक्शन 3 में बताता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर और अदर बेली कंटिन्यूज इन पोजेशन ऑफ देम, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एट एंड इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम बैक। यदि क्रेता ने माल को प्रतिक्षेपित कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और वाहक या अन्य उपनिहिती उस पर अपना कब्जा बनाए रखते हैं, ठीक है, कैरियर है या बेली है, उसका पोजीशन बना हुआ है उस पे, और यहाँ पे क्या बोलता है कि यद्यपि विक्रेता ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया है, तो ये जो कंडीशन है, तो यहाँ पे ये नहीं समझा जाएगा कि अभिवहन का अंत हो गया है। मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। किसके पोजीशन में माल अभी भी पड़ा हुआ है, कैरियर के या फिर उस बेली के पोजीशन में अभी भी माल रखा हुआ है तब की स्थिति में। और सेलर और बायर, जो सेलर है वो रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन जो सॉरी जो बायर है वो रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन जो सेलर है वो अभी भी वापस लेने से, है ना, वापस लेने से इनकार कर दिया हो कि वो भी वापस नहीं लूंगा बोलता है। और जो सेलर है वो बोलता है कि वापस नहीं लूंगा, और जो बायर है वो बोलता है उसने रिजेक्ट कर दिया है। और माल कहाँ पड़ा हुआ है, कैरियर के पास या बेली के पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रांजिट जो है वो खत्म नहीं हुआ है ऐसा समझा जाएगा। मतलब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है वो चल रहा है। अब नेक्स्ट देखो, when goods are delivered to a ship chartered by the buyer, it is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in the possession of the master as a carrier or as agent of the buyer। तो जबकि माल का परिधान क्रेता द्वारा भाड़े पर किए गए पोत को किया गया है, तब यह बात कि माल मास्टर के कब्जे में है, कब्जे में वाहक के रूप में है या क्रेता के अभिकर्ता के रूप में है। तो जो शिप में जो माल पड़ा हुआ है वो क्या बोलता है कि एज अ, मतलब कैरियर है उसके पास पोजीशन में है, या फिर क्या है कि वो उसका एजेंट है, इस रूप में वो पड़ा हुआ है। तो ऐसा जो प्रश्न है वो उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों पर अवलंबित रहता है। मतलब ये कहाँ पे है, ये जो दोनों कंडीशन आपको जानना है अगर, तो ये जो है वो क्या है कि हर एक मामले में
डिपेंड करता है अलग अलग। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है सबसेक्शन 6, सर सेक्शन 5 फिर से कैरियर समझाना, आवाज और कट रही। other belly wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, the transit is deemed to be an end। तो जहां की वाहक या अन्य उपनीति माल का परिधान क्रेता को या उसके तन्निमित अभिकर्ता को करने से इनकार सदोष करता है। ठीक है। मतलब इनकार कर देता है मेले देने। सेक्शन 5 देखो सेक्शन 5 में बस सीधा सा ये बोलता है कि अगर जो तुम्हारा बोलना चाहिए कि शिप से अगर भेज रहे हैं सामान को, ठीक है, तो अब ये कंडीशन है कि अब देखो ये जैसे ऊपर में यहाँ पे देखना जैसे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उस चीज को क्या करता है कि जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, जैसे जो उसमें जो बताया था कि अगर कैरियर या फिर बेली के रूप में वो उसका पोजीशन बना हुआ है, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो माल है, जो सामान शिप में लदा हुआ है ना, वो माल क्या है कि ऑनर के कब्जे में है। पहली चीज ये। और दूसरी चीज क्या है कि अ, मतलब जो बोलना चाहिए कि वो जो शिप है वो उसको ऐसा समझ लिया जाए कि वो एजेंट है। मतलब किसका एजेंट है? बायर का एजेंट है। ये चीज समझना कि वो मालिक के, वो जो माल है उसके बारे में समझना कि वो किसके पोजीशन में है। इस चीज को देखने के लिए जरूरी है क्या कि अ, अ, मतलब वो डिपेंड करता है हर एक केस में। पहले केस में एक वो पढ़े थे, याद है तुमको कि जैसे शिप से माल भेजते हैं तो ये सेलर का ड्यूटी होता है कि वो बायर को नोटिस नोटिस दे दे कि वो इंश्योरेंस करवा ले ऐसे करके। ठीक है। और अगर वो नोटिस नहीं करता है तब क्या होगा कि पूरा लायबिलिटी जो है वो सेलर के ऊपर रहेगा। और अगर वो नोटिस कर देता है और उसके बाद भी वो इंश्योरेंस नहीं कराता है तो बायर के सेलर के ऊपर होगा। तो इस कंडीशन में कैसे है ये डिसाइड करने के लिए कि उस माल पे पोजीशन किसका था। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्या है कि हर एक मामले में डिपेंड करता है कि वो कैसी परिस्थिति थी कि नोटिस देना था तो उसने दिया,
कि नहीं दिया, उसने दिया तो इसने इंश्योरेंस कराया नहीं कराया, इन सब चीजों को देखने के बाद ही वो डिसाइड किया जाएगा कि जो पोजीशन था वो किसका था, ऑनर का था या फिर उस चीज को ये माना जाए कि मतलब बायर का पोजीशन था, इसको डिसाइड करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो जो सिक्स वाला पॉइंट है वो जहां की वहां क्या अन्य उपनीति माल का परिधान क्रेता को या उसके तन्निमित अभिकर्ता को करने से इनकार सदोष इनकार करता है। ठीक है, सदोष इनकार, ये चीज को याद रखना। हाँ, अभी वाहन का अंत हुआ समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्रेता यहाँ पे क्या है, जो बेली है या फिर जो कैरियर है, वो क्या करता है, फॉल्ट करता है और उसको डिलीवरी नहीं देता है, या तो किसको नहीं देगा वो, या तो बायर को या उसके एजेंट को अगर नहीं देता है तो यहाँ पे क्या समझा जाएगा कि खत्म हो गया ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है वो खत्म हो गया है।
हेलो रमा। हेलो भूमिका। हाँ। सुनो ना यार, ये सर का आवाज कट रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम लोग को भी ऐसा लग रहा हाँ नहीं यार, नहीं, पूरा कट कट रहा है, रही कुछ समझ। या मेरे पास भी वही हो रहा है, सेम प्रॉब्लम। है ना? सर का आवाज है। कट सर रहा है क्यों बहुत। चले गए तो? पता नहीं, मुझे लेफ्ट पता कर दिया। नहीं। रिकॉर्डिंग चल रहा है। क्यों आवाज नहीं आ रही थी क्या बीच में? नहीं सर, पूरी कट रही थी आपकी आवाज। अच्छा, तो तुम्हें मतलब आप। मैसेज वगैरह करना चाहिए ना। कहाँ तक से मतलब मैं तो मेरे को ध्यान नहीं था तो मैं पढ़ा ही जा रहा था। कहाँ तक सुनाई दिया था तुमको? वाले से शिप वाला जो था ना। हैं? सेक्शन बताओ। वही तो सेक्शन सेक्शन 51 का 5। फिफ्थ वाला जो पॉइंट चल रहा था ना। हाँ, वो वहां से। 51 से। हाँ, 51 का फिफ्थ पॉइंट जो था ना, वो हाँ शिप हाँ, वाला। अब क्लॉज 5। तो उसके बाद से तुम लोग को सुनाई ही नहीं दिया? नहीं सर, बीच बीच में अटक रहा था, मैं बोली भी तो पता नहीं सर सुनाई दिया कि नहीं। मैं बीच में बोली थी सर। अरे तो मैसेज कर दिया करो ना, कभी कभी क्या होता है वो एक्चुअली क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम अलग रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि सिस्टम भी स्लो रहता है। चलो फिर वहां से फिर से चालू करें। नो सर, 5 और 6 समझ में आ गया। हम्म। 7 करते हैं। नहीं तो हाँ। मैं एक्चुअली मैं अभी 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 क्या कर रहा था पता है तुम? चलो ठीक है, कहाँ तक हो गया था? सर 6 तक हो गया था सर। 6 तक हो गया था ना। हाँ। हाँ। अब देखो सेवन का, सेवन जो है ना, ठीक है, जो सब सेक्शन 7 है वो ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि जो पूरी डिलीवरी है ना, पूरा का पूरा डिलीवर किया जाएगा, अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, तब क्या है कि अगर पार्ट पेमेंट पार्ट डिलीवरी होता है अगर, तो जो बचे हुए माल का डिलीवरी है उस पे क्या कर सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट में है प्रोविजन कि पूरे माल का पोजीशन दिया जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब आप नहीं रोक सकते हो बीच में।
सर मतलब पेमेंट नहीं हुई रहेगी तो वो आखिरी का रोक देगा? नहीं नहीं, पेमेंट वाली बात नहीं है। एग्रीमेंट में क्या प्रोविजन था? पेमेंट नहीं मिलेगा वो अलग चीज है ना। लेकिन अगर यहाँ पे जो कंडीशन है ना, वो क्या लिखा है, कंडीशन को समझो कि अगर तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, तुम्हारा जो एग्रीमेंट है, ठीक है, उस एग्रीमेंट में अगर ऐसा क्लॉज है कि पूरे का पूरा जो सामान है जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ है उसका पोजीशन दिया जाएगा इसे, ठीक है, तब ही क्या करेगा कि बाकी जो जैसे पार्ट डिलीवरी होने के बाद जो बचा वाला जो सामान है ना, उसका डिलीवरी जो है उसको वो नहीं रोक सकता है, अगर ये क्लॉज है तो। और अगर ये क्लॉज नहीं है तो अगर उसको पेमेंट नहीं हो रहा है या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, तो उसके पास राइट है कि वो मतलब स्टॉप लगा सके, स्टॉपेज दे कर सकते हैं। आया समझ कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। उसमें कंडीशन जो लगा हुआ है ना उसको ध्यान में रखना, ठीक है। सर सर एक डाउट था वो। पूछो। भूमिका बोल, तू बोल। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ सर, वो जो सेकंड और थर्ड वाला था ना, हाँ सेकंड वाले में उसने बोला था कि जो सेकंड था, एक सर कंडीशन आई थी ना कि वो क्या बोलते ट्रांजिट को रोक सकता था, और थर्ड वाले में एक कंडीशन थी कि उसमें कुछ उसको एक्नॉलेज करना पड़ता था। मतलब हाँ, सेकंड और थर्ड सर डाउट है, वो नहीं समझ आया। सेकेंड और थर्ड, ठीक है। चलो देखो, सब सेक्शन 2 जो है वो क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे ये बोलता है कि जो बायर है या उसका जो एजेंट है, ठीक है, उस माल का डिलीवरी जो है वो क्या करते हैं, जैसे मान लो, देखो एग्जांपल से समझते हैं अपन, ठीक है। मेरे को, तुम कहाँ रहती हो? किसको नहीं समझ में आ रहा था? हाँ भूमिका मैं को। भूमिका, हाँ, हाँ। कहाँ रहती हो तुम? राजनांदगांव। राजनांदगांव। ठीक है, चलो। अब क्या है कि रायपुर से डिलीवरी देना था अपने को राजनांदगांव में, ठीक है। अब राजनांदगांव से पहले क्या पड़ता है? भिलाई। हाँ भिलाई। ठीक। तो अब क्या होता है, भिलाई में ना तुम सामान ले लेती हो, हाँ। ठीक है। तो मेरे को जो गंतव्य स्थान था वो क्या था, राजनांदगांव तक छोड़ना था ना मेरे को। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ भिलाई में ही, मतलब तुम क्या करती हो, मैं जो सामान भेजा ना उसको भिलाई में ही ले लेती हूँ, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राजनांदगांव पहुंचने से पहले ही तुम ले ली उस सामान को। हाँ, तो ट्रांजिट तो एंड हो ये गया। जो, हाँ, तो ट्रांजिट जो है वो एंड। हाँ। आया समझ में? हाँ आ ठीक। गया। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या बोलता है कि यहाँ पे ना, थर्ड वाले को समझने के लिए ये देखो कि अगर जो एक्नॉलेजमेंट है, मतलब जैसे ना कि क्या करते हैं कि जो एजेंट, मतलब जो मान लो बायर है या उसका कोई एजेंट है, ठीक है, उससे क्या रहता है कि एक्नॉलेज जो है वो ले लेता है किसका, ये जो तुम्हारा मान लो सेलर है या सेलर का एजेंट है या बेली है, ठीक है, या फिर कैरियर है जो, ठीक है। ये क्या करते हो तुम लोग ना, धमतरी उसमें ही मिल जाते हो, क्या बोलते हैं, भिलाई में ही मिल जाते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि उसका जो कैरियर है, मान लो जो जिस सामान से आ रहा है ना, वो तुमसे क्या लेता है, एक्नॉलेजमेंट ले लेता है कि मेरे को सामान मिल गया, ऐसे करके, हम्म। ठीक है। तो अब जब ऐसा हो जाता है, और तुम लोग क्या मतलब उसके बाद क्या है कि तुम ये बोलते हो कि ठीक है, कि जो या तो फिर अ, मतलब तुम या तुम्हारा कोई एजेंट है वो सामान ले लेता है, ठीक है, या फिर क्या है कि तुम्हारा कोई बेली जैसा कोई सामान को रख लेता है। तो यहाँ जब एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, ठीक है, इनके साइड से, सेलर, सॉरी, बायर, बायर के एजेंट या फिर किससे, अ, उसका कोई बेली रूप में जो भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम्म। पे क्या है कि ट्रांजिट जो है वो खत्म हो गया, हम्म। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये मैटर, अब बाद में कुछ डिस्प्यूट होता है, उसके बाद तुम ये बोलती हो कि अरे सामान तो हमको राजनांदगांव में देना चाहिए था, ये है वो है, ऐसा करके। तो ये सब जो हाँ। मसले हैं ना वो बाद में कोई महत्व नहीं रखे कि हमको सामान अच्छा। कहाँ भेजना था, राजनांदगांव हाँ। भेजना था।
तो ये अच्छा। चीज बोलते हैं थ्री वाला। हम्म। ठीक है, तो हाँ सर, 7 ठीक। क्लियर हो गया ना? 7 क्लियर। अब उसके बाद देखो सेक्शन 52, तो कैसे रोका जाएगा सामान को बोलता है। ठीक है, तो अब अब तुमको रोकना है तो नॉर्मली देखो क्या करेगा, जो जैसे मान लो क्या है कि जैसे मेरे को ये पता चलता है कि अब सामने वाले राजनांदगांव का जो बिजनेसमैन है उसके पास पैसा नहीं है, वो पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज अगर मेरे को पता चलती है तो मैं क्या करूंगा, या वो सब पैसा नहीं देने वाला है या पिछला पेमेंट नहीं किया है, तो मेरे पास राइट है ना कि मैं उसको रोक दूं। ठीक है, तो मैं रोकूंगा कैसे लेकिन सामान? तो क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं जाके उस माल को अपने कब्जे में ले लूं, अपने पोजीशन में ले लूं, सबसे पहली चीज उसको मिलने से पहले, है ना। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने किसी गाड़ी से या कैरियर के थ्रू अगर वो सामान भेजा है उसको, है ना। या दूसरी चीज है कि मेरा कोई एजेंट जैसा जो बेली जैसे पोजीशन में बैठा हुआ है मान लो राजनांदगांव में, उसके गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, तो पहला कंडीशन या तो मैं एक्चुअल पोजीशन ले लेता हूँ वहां पे जाके सामान का। दूसरी चीज है कि या तो कैरियर है जो सामान ले जा रहा है रास्ते में, या फिर उसी जगह पे या रायपुर में ही कोई जगह है जहाँ पे है ना, एज अ बेली है जो सामान में पोजीशन बना के रखा हुआ है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, ये बता देता हूँ कि ये सामान अब उसको नहीं देना है, मतलब उस सामान पे मेरा हक है। ठीक है, इसको मैं क्लेम करने का जो नोटिस है ना वो दे देता हूँ। किसको किसको? कैरियर को या फिर बेली को। ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूँ। ये कंडीशन है। अब उसके बाद ये बोलता है कि ये जो नोटिस है, ठीक है, तो उस पर्सन को जिसके पोजेशन में सामान है, माल है, ठीक है, या उसके मालिक को, अब जरूरी नहीं है ना कि, हो सकता है वो भी एजेंट हो किसी का, तो उसके मालिक को। ठीक है, अब उसके बाद ये बोलता है कि जो सेकंड वाला जो कंडीशन दिया हुआ है, मतलब किसको किसको, एक्चुअल पोजीशन वाले के लिए लागू नहीं होगा, लेकिन कैरियर को नोटिस और बेली को जो नोटिस देना है वो वाले कंडीशन में जो टाइम है, नोटिस का टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे इतना होना चाहिए कि वो रोक लगा सके ना। ठीक है, जैसे वो सामने वाले के घर में पहुंच गया डिलीवर में, दुकान दुकान में पहुंच गया डिलीवरी देने, और दे ही चुका है, और आप उसी टाइम बोलते हो नोटिस दे के कि नहीं नहीं सामान को रोक दो। तो इतना टाइम मिलना चाहिए कि या तो उस एजेंट को या तो उसके मालिक को कि वो अपने एजेंट को बोल दे कि सामान को रोक दो। ठीक, क्लियर हुआ? बताओ। सर, ये वाली हाँ जो कंडीशन है वो तो तभी आएगी ना जब अग्रीमेंट में लिखा होगा कि वो डिलीवरी से पहले पेमेंट करेगा, हाँ तभी अप्लाई होगा ये वाला। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। जब उधार में सामान बेचोगे तो फिर कहाँ से राइट मिले? नहीं तो यहाँ पे वो कंडीशन भी है ना, देखो ये मतलब जो आपको राइट मिलता है उसका कंडीशन रहता है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इस करके। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? बढ़े आगे। उसके बाद देखो सब सेक्शन 2, तो यहाँ पे ये बोलता है कि व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर to the carrier or other belly in possession of goods, he shall redeliver the goods to or according to the direction of the seller. The expenses of such redelivery shall be borne by the seller. अब एक चीज बताओ, जैसे अब कम लोग हो ना इसीलिए बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा डिस्कस करके पढ़ते हैं इस चीज को, है ना। कि देखो जैसे मान लो क्या है, जो क्लॉज 1 में जो सब सेक्शन 1 में जो बताया कि सामान को रोक सकता है, तो रोकने के बाद अब उस सामान का क्या होगा? वो वापस मंगा लेगा या फिर अपने पोजेशन में ले लेगा। हाँ ठीक है, तो उसी कंडीशन के बारे में ना बताया है इसमें। ठीक है, क्या बताया है कि अब वो सामान, दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो रोक दिया सामान तो सामने वाला बोलेगा ठीक है भैया पेमेंट
जो है वो ले लो और सामान दे दो, ऐसा हो हम्म। सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, सामान को वापस ले लेगा या वहीं अपने एजेंट के पोजीशन में छोड़ देगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये दो हम्म। जो कंडीशंस है ना उसी को बताया। तो रीडिलीवरी करना है जो है, ठीक है, तो रीडिलीवरी के लिए जो एक्सपेंसेस होगा उसको अब कौन देगा? सेलर। ठीक, तो वही चीज ये बोलता है, ठीक है, कि रीडिलीवरी जो है उसके जो एक्सपेंसेस होंगे, या तो देखो रीडिलीवरी उनको वापस ला के देगा, रीडिलीवरी करेगा, या फिर वो बोलता है कि एक काम करो, उस जगह पे मेरा जो ये एजेंट है उसको तुम सामान का डिलीवरी दे दो ऐसे। तो अब जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, जैसे अब वो ये बोलता है कि भिलाई में एक काम करो यार, थोड़ा सा दुर्ग चल दो, दुर्ग में मेरा एजेंट है उसको छोड़ दो ऐसे करके। तो अब हम्म। यहाँ पे देखो वहां से, अब उसको जाना था राजनांदगांव, जाना पड़ गया दूसरी जगह में, उसका बहुत सारा, या उसको बीच में और कुछ डिलीवरी देना होगा, तो ये सब जो एक्सपेंस होंगे उस एक्सपेंस को कौन बियर करेगा? सेलर। तो ये वाली जो चीज है वो तुमको बताई है सब सेक्शन 2। ठीक, अब उसके सर बाद ये हो लेकिन गया। ये तो लेकिन बायर के ऊपर आना चाहिए ना। क्यों आएगा? देखो पेमेंट तो बायर को करना था, हाँ, टाइम पे पेमेंट उसको भेजना था बायर को, और हाँ। इनकन्वीनियंस तो सेलर को ही ना, बायर की वजह से। तो वो लॉस के लिए जब बाद देखो बाद में जब केस होगा, ठीक अच्छा है, तब। वो गाड़ी वाला क्यों रुके रहेगा? हाँ। अब वो गाड़ी वाला अगर मांगने जाएगा पैसा, तुमको सोच के देखो ना, कि अगर वो जो खुद का सामान का पेमेंट नहीं कर रहा है, वो गाड़ी का पेमेंट कहाँ से हाँ, समझ गई। करेगा? ठीक है, अब देखो कि 53 और 54 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोलता है ट्रांसफर बाय बायर एंड सेलर। सेक्शन 53 जो है वो ये बोलता है कि इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और अदर disposition of goods which the buyer may have made unless the seller has assented thereto। ठीक है, तो क्या चीज है कि जो सबसेक्शन 1 है वो ये बोलता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन यह है कि माल का कोई भी विक्रय या अन्य व्ययन जो क्रेता ने किया हो, असंदत विक्रेता के धारणाधिकार या अभिवहन में रोकने के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालता है, जब तक कि विक्रेता ने उसके लिए अपनी अनुमति ना दे दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलर है वो क्या है? अनपेड सेलर है, कंडीशन है, ठीक है। और अगर क्या करता है, कोई सब सेल वगैरह कर देता है बायर, ठीक है, तो क्या है कि ये जो दोनों चीजें हैं, कि या तो है ना उसको पोजीशन में रखने का जो राइट टू लियन है, या फिर क्या है, राइट टू स्टॉपेज है इन ट्रांजिट वाला, ये जो राइट्स हैं उनके राइट्स पे इफेक्ट नहीं डालेगा ये जो ट्रांजेक्शन है वो। ठीक है, कब तक? जब तक, ये कब तक नहीं डालेगा? अगर मान लो वो एसेंट दे देता है सेलर अपना, ठीक है, बेच दो ऐसे करके, तब तब ये जो राइट है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है ना यहाँ आगे देता है, बोलता है कि परंतु जहां तक कि माल की दस्तावेज किसी व्यक्ति को उस माल का क्रेता स्वामी होने के नाते दे दी हो, ठीक है, विधि पूर्वक अंतरित की गई हो, और वह व्यक्ति उस दस्तावेज को किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित कर देता है जो दस्तावेज को सद्भाव पूर्वक या प्रतिफलेन लेता है, वहां यदि ऐसा अंतिम वर्णित अंतरण विक्रय के रूप में था तथा असंदत विक्रेता का धारणाधिकार या अभिवहन में रोकने का अधिकार विफल हो जाता है, यदि ऐसा अंतिम वर्णित अंतरण गिरवी या अन्य मूल्यार्थ व्ययन के रूप में था, तो असंदत विक्रेता के धारणाधिकार या अभिवहन में रोकने का अधिकार का प्रयोग उस अंतरिति के अधिकारों के अध्ययन ही किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो शॉर्टकट में समझने का प्रयास करेंगे इसको, इसका मतलब क्या है कि जो टाइटल है, ठीक है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो अगर किसको मिल गया है? बायर। ठीक है, और क्या है कि
यहाँ पे मतलब जो परमिशन है उसका मतलब ये समझो कि सेलर के परमिशन से उसको मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है या फिर वो क्या कर देता है, प्लेज कर देता है उस सामान को, ठीक है, तो ये जो है वो वैलिड ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो सबसेक्शन 2 जो है वो बोलता है कि वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज द अनपेड सेलर में रिक्वायर द प्लेजी टू have the amount secured by the pledge satisfied in the first instance as far as possible out of any other goods or securities of the buyer in the hands of the pledge and available against the buyer। तो जहां की अंतरण गिरवी के रूप में है, ठीक है, प्लेज है, वहां असंदत विक्रेता अनपेड सेलर गिरवीदार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि यथासंभव वह गिरवी द्वारा प्रतिभूति रकम की तुष्टि प्रथमतः क्रेता के ऐसे किसी अन्य माल या प्रतिभूति से कराए जो गिरवीदार के हाथों में है और क्रेता के विरुद्ध काम में लाई जा सके। मतलब ये है कि अगर ये वाला कंडीशन पूरा जो प्रोवाइडेड दैट वाला है ना, ये प्रोविजन नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि पोजीशन था और उसने क्या किया, बायर ने बेच दिया सामान को, ठीक है। और ये चीज पता लगती है किसको, ओरिजिनल जो बायर है उसको पता लगती है, तो वो ये बोलेगा कि नोटिस करके ये बोलेगा सामने वाले को कि आप एक काम करो, जो प्लेज कर दिया गया ना, तो प्लेज कर दिया गया तो जो प्लेजी है उसको क्या बोलेगा वो, कि आप एक काम करो कि आप कोई दूसरा सिक्योरिटी जो है बायर का ना, ठीक, मतलब बायर का बोलता हूँ, मतलब जो आदमी गिरवी रखा है, ठीक है, तो वो उससे आप कुछ दूसरा सिक्योरिटी ले लो या फिर कोई और दूसरा काम कर लो जो आप क्या कर सको, बायर के अगेंस्ट यूज कर सको। क्योंकि वो सामान जब वापस लेगा वो ओरिजिनल बायर जो है, तो इसके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मान लो जैसे उसने लोन ले लिया है, ठीक है, जो बायर था पहला फर्स्ट बायर जो था, उसने क्या किया, वो बाय करके ले गया या जैसे भी है वो, ठीक है, तो उससे वो कैसे पैसा वसूल करेगा, तो उसके लिए वो क्या नोटिस करके ये बोलेगा कि आप कुछ ऐसे व्यवस्था कर लो कि उसके दूसरा सिक्योरिटी वगैरह को यूज कर सको आप उसके अगेंस्ट ऐसे करके। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? क्यों, बोलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। देखो ऐसे जरूरी नहीं है कि ना नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे ही तरफ हो, जैसे तुम लोग को आवाज नहीं आ रही है बाय द वे, तो जैसे अभी पिछला वाला तो मेरे साइड से प्रॉब्लम था, लेकिन अगर आवाज कट रही होगी तो तुम्हारा नेटवर्क भी देख लेना थोड़ा सा। अब यस देखो सर। सेक्शन ये वाला क्लियर है, 53 वाला? यस सर, ठीक है। ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है 54, ठीक है। तो यहाँ पे सेल नॉट जनरली रिसेंडेड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर ये दोनों चीज आप जो सेलर है वो अगर उपयोग करता है तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना वो खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्लॉज 1 है वो यही बोलता है कि इस चीज से जो है मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज ये जो सब सेक्शन 2 है वो ये बोलता है कि अगर जो पेरिसेबल नेचर का है अगर गुड्स जो है, ठीक है, तो वहां पे अनपेड सेलर जो है वो क्या करेगा कि अपना जो राइट टू लीन है ना, या फिर क्या है कि स्टॉपेज करने का जो राइट है उसका, तो वहां पे क्या करेगा कि उसको रीसेल कर सकता है चीजों को, ठीक है, क्योंकि वो खराब होने वाली चीज है। तो लेकिन उससे पहले वो क्या करेगा कि नोटिस देगा किसको, जिसने उसको खरीदा है, बायर को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए इसको कि जो बायर है वो क्या कर सके, या तो पेमेंट को कर सके और सामान का पेमेंट है वो कर सके ऐसे करके, ठीक है। और अगर इस रीजनेबल टाइम के अंदर वो अगर पेमेंट नहीं मिलता है बायर को, तो उसका रीसेल वो कर सकता है, ठीक है। और उसके संविदा भंग से कारित हानि के लिए मूल क्रेता से नुकसानी वसूल कर सकते हैं। अब जैसे क्या है
कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे मान लो कुछ चीजें ऐसी है ना, जैसे कुछ एक्सपायरी डेट के गुड्स हैं, ठीक है। अब उनको, उनके लिए सामने वाले ने क्या किया, एग्रीमेंट किया, और पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके बाद वो बोला भाई तो एक्सपायरी हो जाएगा, तो रीसेल के लिए ऐसे करके कुछ, है ना। या खराब, जैसे मान लो फल वगैरह हैं जो खराब होने वाले हैं, तो उनका पेमेंट वो नहीं कर रहा है, तो नोटिस भेजा, नोटिस आप पेमेंट कर दो, तो वो पेमेंट करके या तो वो ले सकता है पहली चीज, या तो वो नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, अब रीसेल कर देगा उसको, जो बायर है ना, सॉरी सेलर जो है उसको रीसेल कर देगा। तो रीसेल करने के लिए कंडीशन क्या है कि नोटिस देना जरूरी है, ठीक। अब उसके बाद दो कंडीशन हो सकती है कि जब वो रीसेल करेगा तो या तो जो नेट प्रोसीड है, जो पैसा जो आएगा, वो या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आगे देखते हैं इसको, है ना, कि नुकसानी वसूल सके, तो जो लॉस होता है, अगर कम में पैसे में जाता है, तो अगर उसको लॉस होगा तो वो क्या कर सकता है कि बायर से उसको वसूल सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन, दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो रीसेल से जो प्रॉफिट होगा उसमें यहाँ पे जो बायर है, ठीक है, वो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, वो नहीं ले सकता है प्रॉफिट को, ठीक है, जो बायर है, ठीक। अब उसके बाद देखना जो थ्री दिया हुआ है, हाँ ये एक चीज और है, देखो यहाँ पे ये बोलता है कि यदि नोटिस नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ तो नोटिस वाला कंडीशन था कि नोटिस दे दिया जाता है, और यहाँ पे अगर नोटिस नहीं दिया जाता है, तो जो अनपेड सेलर है, तो अनपेड सेलर को क्या है, अब वो राइट नहीं मिलेगा, ठीक है, लॉस, अपना लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि बायर को देना पड़ेगा उस चीज। तो ये नोटिस के ऊपर डिपेंड करता है कि जब नोटिस देता है तो क्या कंडीशन है, और जब नोटिस नहीं देता है तो क्या कंडीशन है इसका, ठीक है। अब उसके बाद देखो सब सेक्शन थ्री, तो यहाँ बोलता है कि व्हेन एन अनपेड सेलर हु हैज exercise his right of lien or stoppage in transit resells the goods, the buyer acquires a good title there to as against the original buyer, notwithstanding that no notice of resale has been given to the original buyer। अब इसका मतलब समझ में आया तुमको कि यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का जो बायर है, ठीक है, उसको जो टाइटल पे, उसको जो टाइटल मिलेगा ना, वो बेहतर टाइटल हो, ठीक है, किससे, वो जो नंबर वन का जो बायर था, ठीक है, उससे, मतलब ये माल को वापस नहीं ले सकता है। और वो जो बाकी के जो नीचे में बताया हुआ है कि, है ना, कि या इसका कोई तात्पर्य नहीं है कि उसको नोटिस मिला कि नहीं मिला, तो जो माल है उसका पोजीशन जो है वो, मतलब उसका जो एक्चुअल ऑनर है वो सेकंड बायर ही होगा। अब प्रॉफिट लॉस वाला जो चीजें हैं, ठीक है, कि रिकवर होगा नहीं होगा प्रॉफिट, फिर बायर को मिलेगा, फर्स्ट बायर को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, तुम्हारा सब सेक्शन टू पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो टाइटल है, ऑनरशिप जो है, उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता है कि नोटिस मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है, क्लियर हुआ। अरे बोला करो ना, हाँ कि ना, एग्जाम्पल दूं कि आगे बढ़ू। सर एक एग्जाम्पल बता दो। हाँ ठीक, अब देखो जैसे इसमें क्या है कि एक आदमी ने बेचा सामान, ठीक है, जैसे सामने वाला जो आदमी है वो सामान खरीदूंगा बोल के बोला, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बायर नंबर वन, ठीक है, तो बायर वन बोलते हैं इसको। अब वो क्या करता है, पेमेंट वगैरह नहीं किया है, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, अनपेड सेलर हो गया। अब क्या करता हूँ, मैं वो सामान को बेच देता हूँ, ठीक है, पहले नोटिस देता हूँ, ठीक, तो नोटिस देता हूँ, उसके बाद सामान को बेच देता हूँ, तो सामान बेचने में मेरे को प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट होता है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को रख लूंगा। अगर लॉस होगा तो मैं किससे लूंगा, बायर नंबर वन से लूंगा, ठीक है। बायर नंबर टू के पास सामान चल दिया,
दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मेरे को लॉस हुआ, तो मैं नोटिस दिया था, ठीक है, तो अब नोटिस दिया था, लॉस हुआ, इसलिए मैं क्या करूंगा, नहीं नोटिस नहीं दिया वाला कंडीशन देखते हैं ना, नोटिस दिया वाला तो हो गया। तो नोटिस नहीं दिया वाले कंडीशन में क्या है कि अब मेरे को लॉस होता है, तो अब मैं बायर नंबर 1 से ले नहीं सकता, ठीक है, और प्रॉफिट अगर होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बायर को देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। अब देखो 3 तो हो गया ना, ये 3 ही था, ठीक है। अब उसके बाद देखो सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 4 बोलता है जहां की विक्रेता यह अधिकार अभिव्यक्तता आरक्षित कर लेता है, ठीक है, कि यदि क्रेता व्यतिक्रम करेगा तो पुनः पुनः विक्रय किया जाएगा, और क्रेता के व्यतिक्रम करने पर माल का पुनः विक्रय कर दिया जाता है। वहां मूल विक्रय संविदा का तत् द्वारा विखंडन हो जाता है, किंतु उससे विक्रेता के किसी दावे पर जो नुकसानी के लिए रखता हो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, पहले ही ये बताया जा चुका है, ठीक है, कि अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो मैं रीसेल कर दूंगा, ऐसे करके ये वाला कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ जो पहला वाला एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बायर 1 के साथ में, वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो चीज है, ठीक है, ये जो राइट्स हैं किसके, सेलर के राइट्स, उस पे वो क्या है, इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से। देखो एग्रीमेंट के टाइम जो बायर 1 के साथ जब एग्रीमेंट हो रहा था ना, तो उसी टाइम में क्लॉज डाल दिया गया था कि अगर आप पेमेंट करोगे, पेमेंट टाइम में नहीं करोगे, ठीक है, तो मैं रीसेल कर दूंगा सामान। ये क्लॉज पहले से ही दिया हुआ था। अब उसके बाद वो रीसेल कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसका जो, जैसे मान लो उसको लॉस होता है, तो वो लॉस जो है वो अभी भी ले सकता है, किससे, बायर से। ये चीज बोलता है क्लॉज को। हुआ क्लियर? यस सर। चलो कोई डाउट है तो पूछो। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया चैप्टर 5। कल देखेंगे 6। डाउट है कि बंद करें? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, फिर कल करते हैं ना। यस सर।